नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस की दहशत अब भारत पहुंच चुकी है। भारत में आपके आसपास क्या कोरोना वायरस पहुंच चुका है? क्या आपका परिवार कोरोना वायरस के खतरे के बहुत नजदीक है? क्या कोरोना वायरस का इलाज हमारे हाथ में है? कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे आप खुद को बचा सकते हैं? आज पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के लक्षणों, इलाज और इसकी दहशत पर। कोरोना वायरस पर इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, जो एक लंबे चिकित्सकीय अनुभव के साथ साथ छतरपुर जिला अस्पताल में बतौर सिविल सर्जन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्यटन नगरी खजुराहो मौजूद है, जहां हाल ही में इटली के एक ग्रुप को सस्पेक्टेड मानकर उनकी जांच कराई गई है। यह ग्रुप इटली से भारत आया था और कोरोना वायरस के लक्षणों की प्रारंभिक जांच इस ग्रुप की कराई जा रही है। इस मामले में छतरपुर जिले में काफी हद तक कोरोना वायरस को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इससे कैसे आपको बचना चाहिए। सर, स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना वायरस को अगर आम आदमी की भाषा में उसको समझाना पड़े तो इसकी क्या परिभाषा है और ये कैसे अटैक करता है? देखिए, कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसको वायरस का इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है जी। तो उसको जो इसका नामनक्लेचर किया गया है कोविड वायरस 19, तो ये चाइना वुहान प्रांत से स्टार्ट हुआ है और एक वायरस इन्फेक्शन के रूप में है। वो इससे जो सर्दी, जुकाम, खांसी के जो लक्षण आते हैं वो पर्टिकुलर उसके लक्षणों को मिला करके उसको एक कोविड 19 कहा गया है और अलग से कोई विशेष परिभाषा ना होकर के उसका यही है कि वो कोविड वायरस इन्फेक्शन है और उसके लिए अपन तैयारियां कर रहे हैं। सर, आमतौर पर वायरल फीवर हम कई दफा सुनते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और वायरल फीवर के तहत हमें जुकाम भी हो जाता है, सर्दी भी हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर इतनी दहशत क्यों है? ये उनसे कितना अलग है? ये एक अलग तरह का वायरस है जो एनिमल ओरिजिन से पैदा हुआ माना जा रहा है जी। और वो विश्व में कई प्रांत देशों में फैल चुका है और उसको इसकी साइज इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि जो दूसरे वायरस इन्फेक्शंस रहते हैं उनके जो वायरल का सेल का माइक्रोमीटर और साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसकी साइज लगभग 400 से 500 माइक्रो सेंटीमीटर है और इसकी एक लार्ज साइज का वायरस है ये। और इस वजह से इसका इन्फेक्शन, जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, ये हवा में ज्यादा दिनों तक मौजूद नहीं रह पाता। ये अपने वजन के कारण ये जमीन में सेटल हो जाता है या सतह पे डिपॉजिट हो जाता है। ये बॉडी से टच में आने के बाद या शरीर में इन्फेक्शन शुरू करने के बाद कहाँ सीधे अटैक करता है? देखिए, इसके जब आदमी के हाथों में या हाथ से या कोई व्यक्ति आपके मुंह के सामने खांस दे या 6 फीट के अंदर उसका डिस्टेंस है और कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति यदि आपके सामने खांस देता है या थूकता है या उसको छींक आ जाती है तो उसके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वो आपके शरीर पर गिर सकते हैं, आपके हाथों में आ सकते हैं, आपके मुंह में, नाक के ऊपर आ सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन यहाँ से शरीर के श्वास नली तंत्र में चला जाता है और श्वास नली तंत्र को फिर भी प्रभावित शुरू करता है। क्या इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है और फिर व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है? देखिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों से बचाने का प्रयास करती है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन व्यक्तियों को इसके लक्षण आना शुरू हो सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि वायरस का इन्फेक्शन अपने पास आए और वो व्यक्ति बीमार ही हो जाए, क्योंकि शरीर की रक्षा शक्ति उसको बचा भी सकती है, वायरस को किल कर देती है और शरीर को मनुष्य को बीमार होने से बचा भी सकती है। चलिए, ये बहुत सही जानकारी है। काफी हद तक दहशत आपकी कम हुई होगी कि जरूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस आपके संपर्क में आए और आप बीमार ही पड़ जाएं। सर, एक बहुत अहम सवाल कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आ ही गया है तो उसको शुरुआत में कौन कौन से लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाएंगे और क्या लक्षण होंगे? देखिए, अगर कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया है
तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के शरीर, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी शरीर के अंदर पहुँचने से लेकर के उसके बीमार होने की अवधि जो है 14 दिवस की रहती है। 14 दिवस के अंदर वो अपने लक्षण दिखा देगा, और यदि वो लक्षण उसके आते हैं तो उसका पहला लक्षण तो यही रहेगा कि व्यक्ति को बुखार हो आएगा, गले में खराश होगी, गले में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और खांसी भी आ सकती है, आएगी, बदन में दर्द होगा, खास तौर पर मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर का दर्द थोड़ा कंपैरेटिवली दूसरे वायरल इन्फेक्शन से तेज होता है, और सीने में जकड़न होती है, सांस लेने की गति बढ़ जाती है, पल्स बीपी वगैरह में अंतर आ जाता है, और यदि बीमारी बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाती है, विभिन्न शरीर के विभिन्न वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगती है, तो वो सभी के सिस्टम्स को भी प्रभावित कर देती है, जैसे गुर्दों को खराब कर सकती है, अच्छा। लंग्स में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, इत्यादि। अच्छा, मान लीजिए ये लक्षण किसी को दिखना शुरू हो गए हैं, अब उसके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सस्पेक्टेड कोरोना केस के संपर्क में आता है तो उसको सबसे पहले अपना जिला प्रशासन को सूचित कर देना चाहिए। उसको अपने घर में एक आइसोलेटेड रूम में रहना चाहिए, वो अपने मास्क पहन करके रहे, हाथों को बार बार धो ले, और घर के परिवार के लोगों से, आने जाने वालों से थोड़ा दूर बना के रखे, कम से कम 6 फीट की दूरी, और हाथ नहीं मिलाएं। अगर नमस्ते करना है तो हाथ जोड़ करके नमस्ते करें, और अगर वो व्यक्ति किसी शरीर को टच कर लेता है तो अपने साबुन से हाथ धो लें। अगर उसी टेबल को कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है तो तत्काल उस साबुन से या अल्कोहल वाला जो हैंड सैनिटाइजर आता है उससे अपने हाथ को धो लें, तो उससे आपका इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचेगा। चलिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कंफर्म हो गया, रिपोर्ट में उसके सैंपल को कंफर्म कर दिया गया कि उसको कोरोना वायरस हो चुका है। अब डॉक्टर अपने लेवल पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन उसको खुद कौन से कदम उठाने चाहिए, और डॉक्टर्स के पास समस्या से जूझने के लिए वर्तमान हालातों में क्या उपाय मौजूद है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस के लक्षण प्रतीत होते हैं तो उसको चिकित्सकीय मदद तत्काल लेना चाहिए शासकीय संस्थान से, और उसको अपन आइसोलेटेड वार्ड में या आइसोलेटेड रूम में कर देते हैं। यदि उसको लक्षण है, उसकी खून की जांच और उसके गले की जांच, जो थ्रोट स्वैब कहलाता है, उसके द्वारा लेकर के और वायरोलॉजी लैब के लिए भेज दी जाती है, और उसका भेजने के एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा हम लोग भेजते हैं। और व्यक्ति को आम लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, दूसरे लोगों के जहाँ किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। वो खुद सुरक्षित रहने, दूसरे परिजनों को, समाज को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि अपने आप को एक कमरे में सुरक्षित रहे। डॉक्टर उसको चिकित्सा करेगा, देखेगा। अगर मरीज के लक्षण गंभीर होते हैं तो उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कर लिया जाएगा। यदि उसको सामान्य लक्षण है, सर्दी जुकाम भर है, तो होम आइसोलेशन में भी उसको रखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को भर्ती ही करें, वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है घर के परिजनों को, और उसको बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय समझा दिए जाते हैं, और उन उपायों को पालन करता रहे तो उसमें वो बीमारी दूसरे को नहीं फैलेगी, उसकी गंभीरता को नहीं बढ़ेगी। यदि उसको चिकित्सीय परामर्श डेली डॉक्टर उसको जाकर के देखेगा, और उसको अपनी जांच कराना चाहिए, और उसके लक्षणों के आधार पर फिर उसका इलाज किया जाता है। सर, वर्तमान में आपने कहा कि उसकी जो जांच है, उसके जो सैंपल हैं वो लेकर भेजे जा रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के भीतर इसकी सैंपलिंग का और इसकी जांच का क्या प्रोसीजर है? क्या देखिए, हमारे यहाँ जो छतरपुर में है, या मैं कहता हूँ MP में है, जब भी व्यक्ति ऐसा सस्पेक्टेड केस का आता है तो उसके अपन ब्लड का सैंपल लेते हैं। 2 चीज़ों में लिया जाता है, एक ADTA वायल होती है और एक प्लेन वायल में लिया जाता है। 2 वायलों में सैंपल ले करके और गाड़ी का थ्रोट स्वैब का ले करके और सिस्टम में बंद करके हम लोग मेडिकल कॉलेज सागर भेज देते हैं। सागर मेडिकल कॉलेज से वो पूना वायरोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है, और लगभग 1 सप्ताह के अंदर वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है। तो अभी तक हमारे छतरपुर में तो कोई केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया है, और भगवान न करे कि यहाँ पे कोई आएगी, निश्चित तौर पर। सर, इसके बचाव के लिए जो कदम भारत सरकार उठा रही है, या मध्य प्रदेश सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में जब दहशत इतनी तेजी से फैल रही है, ये इंतजाम पर्याप्त है?
देखिए दहशत वाली कोई बात इसी नहीं। सवाल में एक और मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल ये जी, है आप बताएं। कि इसके इलाज के लिए कौन सी दवाएं अभी वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही है? जी मैं बता रहा हूँ कि देखिए दहशत वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कोरोना वायरस का इलाज कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचना ही एक उसका इलाज है। उसके लिए विशेष तौर पर अलग से कोई दवा बनी नहीं है, ना भी आती है, लेकिन बचाव करना बहुत आसान है। यानी कोरोना वायरस से बचने का बहुत आसान तरीका है कि अपन किसी से हाथ ना मिलाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे एकत्रित ना हो, भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें, अपरिचित से या कोई बाहरी व्यक्ति है उससे 6 फीट की दूरी बना करके रखें। अगर अपने हाथ किसी जगह पर टच होते हैं तो तुरंत अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है उससे हाथ धो लें, या साबुन लगा करके अच्छे से हाथ धो लें। और खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का उपयोग करें और टिश्यू पेपर को डिस्पोजल में डाल दें। कोशिश भर दूसरे का मोबाइल ना लें, दूसरे के कपड़ों का उपयोग न करें। घर के लोग भी अपनी अपनी अलग अलग टॉवल का उपयोग करें। टॉवल भी एक दूसरे से एक कॉमन नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर भी आपका ऐसा लगता है कोई सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति था और उसने आपके कमरे में बैठ करके जमीन को उसको टेबल को टच करता रहा है, तो अगर आप टेबल को टच कर लेते हैं तो उसको अपने तत्काल अपन को साबुन से हाथ धोना चाहिए और हाथों को आंख, नाक और मुंह के पास ना ले जाएं। जो आम लोग की जो आदत रहती है, कोई नाक खो जाता रहता है, कोई आंख मिलाता रहता है हाथों से, ये गलत प्रक्रिया है और इसके द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। यदि उसके पास किसी एक व्यक्ति से जिसने हाथ मिला लिया है, मान लीजिए वो कोरोना वायरस था, और हाथ मिलाने के बाद उस हाथों को आप अपने मुंह में, गले में लगाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, नाक में, मुंह में, या लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन को तुरंत टच कर जाता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि हाथ में अगर हाथ मिलाने के बाद आप 10 मिनट के अंदर तो ये कोरोना वायरस मर जाता है, ऑटोमेटिकली मर जाता है। हाँ, हाथ में 10 मिनट 15 मिनट ही सर्वाइव करता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर के जैसे वो पहुंचता है उसमें जल्दी मर जाता है। ये यूनिसेफ की गाइडलाइन में मुझे अभी मैंने पढ़ा है। और अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो अपन हैंड सैनिटाइजर से तत्काल हाथ को वॉश कर लें। अगर किसी के कपड़ों में उसके पहने हुए था और वो कपड़ों के पास सस्पेक्टेड केस छींक देता है या खांसी कर देता है, तो हो सकता है उसके ड्रॉपलेट कीटाणु उसमें आ गए हों, तो उन कपड़ों को उतार करके गर्म पानी में धो दें और धूप में सूखने के लिए डाल दें, तो कीटाणु मर जाएगा। अच्छा, ये जो वायरस होता है ये हीट सेंसिटिव होता है, 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है। 28 डिग्री के टेम्परेचर अगर वहां पर एटमॉस्फेयर में है तो कीटाणु अपने आप मर जाता है। मतलब इससे एक अच्छी बात ये नजर आती है कि जैसे ही भारत में गर्मियां शुरू होंगी, मार्च के महीने में, होली के बाद जब तेज तापमान होगा, तो शायद भारत अपने आप इस खतरे से बच सकता है। अगर टेम्परेचर जल्दी बढ़ने लगेगा, अपने यहाँ तो चूंकि 45, 46, 47, 48 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है, तो इस तरह टेम्परेचर में ये वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा, तो ये निश्चित रूप से इसकी डाउनफॉल हो जाएगा और कीटाणु नष्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल, अगर हम मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर क्या गाइडलाइन आप लोगों को जारी की है और अभी जिला मुख्यालयों पर जो हमारे अस्पताल हैं उनमें क्या इंतजाम है? देखिए, हमारे अस्पताल के मध्य प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि हर हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाना है। उसी स्कीम के हर हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, 3 सिस्टर्स को और मेडिकल ऑफिसर को उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको वो गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, उन सभी को पर्सनल प्रोटेक्टिव किट उपलब्ध कराए जाएंगे, पीपीई किट उपलब्ध कराया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में N95 मास्क और सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टाफ को, जो जनरल हमारा सारा स्टाफ है जो काम करता है, वो जनरल अपना ये मास्क लगाएगा। आने जाने वालों को भी अपन सर्जिकल मास्क दे सकते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति सस्पेक्टेड केस का, उसको N95 की जरूरत नहीं है, जो खुद सस्पेक्टेड केस है उसको तो सर्जिकल मास्क ही लगाना है। अच्छा। लेकिन जो सस्पेक्टेड केस को डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ देख रहा है उसको N95 मास्क लगाना है। या दूसरा व्यक्ति जो है सस्पेक्टेड केस के नजदीक जाता है तो उसको पूरा किट पहन करके N95 मास्क लगा करके जाना है।
यानी मरीज जो सस्पेक्टेड है उसको 95 नहीं देना है, वो सर्जिकल मास्क लगाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति उसको टच कर रहा है या देखने जा रहा है या परीक्षण करने जा रहा है या बात करने जा रहा है, वो N95 मास्क लगाकर उपयोग करेगा। चलिए, एक बार हम और अपने दर्शकों के लिए आपसे ये चाहेंगे कि आप पुनः कोरोना वायरस की पूरी थ्योरी को रखें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग अवेयर हों और जो दहशत फैल रही है इस वायरस को लेकर वो कम हो सके। देखिए, कोरोना वायरस के संबंध में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है और इसके फैलाव को रोकें कैसे और कैसे इस बीमारी से बचाव करें। देखिए, कोरोना वायरस फैलता तभी है जब उसके किसी व्यक्ति के खांसने से, थूकने से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो बिंदु निकलते हैं, वो सामान्य व्यक्ति के ऊपर गिर जाते हैं या किसी सतह पर गिर जाते हैं और उन सतहों को आप छू लेते हैं और छूने के बाद उन्हीं हाथों को आंख, नाक और मुंह में टच करते हैं, तो उसको फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति को देखते हैं जो खांस रहा है या स्नीजिंग, जुकाम हो रहा है, तो उस व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बना करके रखें और 6 फीट की दूरी के साथ साथ अपने हाथ और हाथों को इसके बावजूद भी अगर कहीं भी आप टच कर लेते हैं तो उसे अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धो साफ कर लें या साबुन से धो डालें। आमतौर पर जो साबुन हमारे होते हैं उससे भी साफ कर सकते हैं, हाथ से साफ कर देना चाहिए। और हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्ते करें, भारतीय संस्कृति के अनुसार हाथ जोड़कर नमस्ते करें। हमारी संस्कृति पुराण पहले से ही साइंटिफिकली बेस्ड है और जिसकी वजह से नमस्ते पकड़ने की जो परंपरा थी, ये इन्फेक्टिव बीमारियों से बचाने के लिए ही परंपरा बनाई होगी हमारे ऋषियों मुनियों ने, उसका पालन करें। अब इसके बाद में अगर खांसते हैं, सर्दी है, जुकाम है, तो आप हमेशा एक सर्जिकल मास्क लगा के रखें ताकि आपके परिजन, आपके परिवार के, आपके समाज के लोग आपसे बचे रहें और भीड़ भाड़ इलाके में वो व्यक्ति न जावे। घर में इकट्ठे सो करके एक जगह कंजेस्टेड एरिया में ना बैठें। हो सके तो बसें, ट्रेवल जब तक बहुत आवश्यक न हो, बस यात्राएं ना करें, क्योंकि बसों में बहुत कंजेस्टेड भीड़ हो जाती है, कई बार ओवरलोडेड बसें हो जाती हैं और वहां पर किसी व्यक्ति को जुकाम खांसी है तो वो तत्काल आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। जी, अगला चरण देखिए, जो व्यक्ति है, अब ये क्या है, विभिन्न प्रकार के टच करने से सामग्री को से आपके हाथ में इन्फेक्शन आ सकता है। जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई व्यक्ति खांस रहा है तो आपका हाथ उसके सामने आ जाता है, आप खुद खांस रहे हैं और मुंह में हाथ लगाए खांस रहे हैं। किसी पर बाहर जाते हैं जिसने किसी ने दरवाजा को हैंडल पकड़ के खोला होगा, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि जो मेटलिक सतह होती है उसमें ये वायरस 10 से 12 घंटे तक जीवित बना रहता है। मेटेलिक सतह का मतलब मोबाइल हो गया, टेबल कुर्सी हो गई, हाँ, जिसमें लोहे की सूत पे बाइक हो गई, इनमें मेटेलिक सतहों पे ये 10 से 12 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रहता है। जैसे पेन है, मेटेलिक पेन होते हैं, और मोबाइल का माउस है ना, कंप्यूटर का माउस है। अच्छा, डिजिटल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है। अब दूसरे का मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो लैपटॉप का उपयोग करता रहा, उसी लैपटॉप का आप उपयोग करने लगते हैं, तो आपके पास इन्फेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। अगर और दूसरी बात, जो व्यक्ति इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो डॉक्टर या जो पैरामेडिकल स्टाफ N95 मास्क लगा के सस्पेक्टेड कोरोना केस के मरीज को देखता है, उसको मास्क का बाहरी सतह को नहीं छूना है, क्योंकि कीटाणु आएगा तो उसके बाहरी तह में जम जाएगा और अगर अपने हाथ में नहीं लगा लिए तो फिर संपर्क में आ जाएगा, तो आपके संपर्क में आ जाएगा। तो बाहरी सतह को उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसका नॉट पीछे से खोलना है और नॉट पकड़ करके उसको डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करना है। और यदि आप अचानक किसी से टच में, संपर्क में आ जाते हैं, आप उससे हाथ मिला लेते हैं, तो अपने हाथ को बगैर सैनिटाइजर से साफ किए हुए, बगैर साबुन से धोए हुए, अपने नाक में, अपने मुंह में, अपने गालों पे, आपके चेहरे पे, लिप्स के आसपास में बिल्कुल नहीं लगाएं। उसके पहले उनको अच्छे से धो लें, क्योंकि कीटाणु आपके हाथ के द्वारा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, नाक के द्वारा, मैसेज के द्वारा अंदर जा सकते हैं जी। अच्छा, अब हालांकि मैक्सिमम उसकी जो जीवन है वायरस का वो 48 घंटे का रहता है किसी जमीन पर सतह पर पड़ने के बाद में, लेकिन इनका हर सतह पर एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि ये जमीन पर गिर जाएगा तो या टेबल पे गिर जाएगा तो 10-12 घंटे सर्वाइव करेगा, ज्यादा भी कर सकता है। अगर कपड़ों पे गिरता है और आप धूप में आने जाने के आदी हैं तो 9 घंटे के अंदर यूजुअली कीटाणु उसके नष्ट हो जाने के चांसेस बने रहते हैं। और अगर हाथ या मिनट में गिरता है तो ये 10 मिनट के अंदर
इसको ऐसा यूनिसेफ की गाइडलाइन में भी जारी किया गया है। ये इसलिए तत्काल अपन अगर हैंड सैनिटाइजर से हाथ धो लें तो अपन पूरी तौर पर खुद सेफ हो जाते हैं जी। और ये टेम्परेचर को सेंसिटिव होता है, तो 28 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ये कीटाणु जाकर के नष्ट हो जाता है। और ऐसे में एक सावधानी और बरतनी है कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सॉफ्टी वॉफ्टी नहीं खाएं, क्योंकि ठंडी जगहों पे ये पनपता है और गर्म जगहों पे नष्ट हो जाता है। तो इस बात का विशेष इसका ध्यान रखें कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का सेवन न करें। और हाथ नहीं मिलाएं। हाथ मिलाने, अगर कोसे भर बिल्कुल ही हाथ नहीं मिलाएं, अगर धोखे से आप हाथ मिला लेते हैं तो तत्काल हाथ को हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लें और धो डालें साबुन से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने हमें दी है। और निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर जो भ्रम, जो दहशत फैल रही है, हालांकि कोरोना खतरनाक है, लेकिन जितना खतरनाक ये है उससे ज्यादा दहशत देश में फैल रही है। और इस दहशत से बचने के उपाय डॉक्टर साहब ने इस वीडियो के माध्यम से हमें बताए। बहुत शुक्रिया सर इस इंटरव्यू के लिए, हमें वक्त देने के लिए। आपकी ये जानकारी बहुत सारे दर्शकों के काम आएगी। जी धन्यवाद। नमस्कार।